अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया को सुर्ख झंडी दिखा दी है। इंडियन मीडिया जो है वो झूठा और फॉल्स प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आया। झूठी मनगढ़ंत खबरें जो है उन्होंने पहले सियासत के हवाले से भी फैलाई, उसके बाद अब खेल के मैदान में भी वो इसी तरह के अपने झूठे और इस तरह के भोंडे जो खबरें हैं उनको वो लेकर आए हैं। और फिर उनके अपने जो क्रिकेट बोर्ड है उसने उन खबरों की तरदीद भी की है। इसके साथ साथ PSL में लीग का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। किंग्स और यूनाइटेड के दरमियान कल मैच खेला गया ज़ल्मी और कलंदर्स के दरमियान, और कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी का बिस्तर जो है वो गोल कर दिया है और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान के बाद इस इवेंट से PSL 10 से बाहर हो गई है। और अब प्ले ऑफ के लिए जो 4 टीम्स हैं वो फाइनल हो गई हैं। अब आज का मैच जो है उसमें किंग्स और यूनाइटेड में ये फैसला होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ प्ले ऑफ कौन खेलेगा। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब। आप तीनों पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी और सबसे पहले सलीम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। भारतीय मीडिया जो है वो बाज नहीं आया। पहले हमने जब जंग की कशीदगी चल रही थी उसमें भी हमने देखा किस तरह की झूठी खबरें उन्होंने फैलाई, लाहौर पोर्ट बना दिया और उसके बाद कराची तबाह हो गया और कब्जा हो गया पूरे पाकिस्तान पे। अब उसके बाद आज भी उन्होंने जिस तरह से खबर फैलाई फिर उसके बाद BCCI को तरदीद करनी पड़ी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है, फेक न्यूज की फैक्ट्री, वो इंडिया में है सबसे बड़ी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वैसे बोला है कि जी एप्पल वालों को कि आईफोन की फैक्ट्री वहां से हटाओ। उनको चाहिए ये झूठ बोलने वाली जो फैक्ट्री है इंडिया की इतनी बड़ी, इनको भी कोई सबक देंगे, खत्म करो इसको। इतनी बड़ी बड़ी ये लोग अफवाहें फैलाते हैं और बातें फैलाते हैं कि इनको खुद भी शर्म नहीं आती। जो पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ, पहले तो जिस तरह आपने खुद गिनवाया कैसे कैसे उन्होंने ऐसा हो गया। मेरा ख्याल है ये इंडियन सहाफी दो ये करते हैं, सुबह आके बैठते हैं, कहते हैं यार आज कोई खबर नहीं है, क्या करें। कहते हैं एशिया कप होना, चलो उसको कैंसिल करवाया था, कौन सा तरदीद होगी। तो उन्होंने सोचा होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड अभी तो कुछ बोलेगा नहीं, सब लगे हुए हैं इन चीजों में, जंग में और इस तरह की चीजों में। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं साइकिया, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। अब तो बेचारा जो खबर दे रहा होगा वो बोल रहा होगा कि मैंने तो ये खबर दी इंडियन बोर्ड के लिए, उन्होंने मेरी ही खबर की तरदीद कर दी। परेशान हो गए होंगे बेचारे, क्योंकि ये हो ही यही रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी सितंबर में इवेंट होना है, अभी सब लोग लगे हुए हैं जंग में, जंग बंदी हुई हुई है, लोग ये दुआ कर रहे हैं आगे चले आए। ऐसे इंडिया का पूरे उनके अपने मुल्क में जो इनके लोग हैं उन्होंने अपनी हुकूमत का जीना हराम किया हुआ है ये जंग हारने पे पाकिस्तान से। तो यहाँ क्रिकेट कहाँ से आ जाएगी? दूर दूर तक क्रिकेट का अभी तो कोई ख्याल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया खेलेगा। हो सकता है जब सितंबर करीब हो तो इंडिया इसी तरह की बातें करे, बहाने बनाए गए कि जी हमें तो नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, हमें तो इधर अभी ऐसे ताल्लुकात चल रहे हैं, हमें नहीं जाना। लेकिन ऐसा और नाउ फिलहाल क्रिकेट तो कहीं किसी के दिमाग में अभी है ही नहीं। लेकिन बात वही है ना कि फेक न्यूज की सबसे बिगेस्ट फैक्ट्री है इंडिया में, जो इस तरह के रोजाना कोई ना कोई शगुफे छोड़ते रहते हैं और हम लोग जो है उनकी खबरें फिर उठा के बगैर तस्दीक किए हुए वो अपने चैनल्स पर चलाते रहते हैं और फिर वो चलता रहता है। वो तो सेम डे उन्होंने तरदीद कर दी तो उसके बाद फिर वो खबर पिट गई, वरना तो अभी 4-6 दिन तक इस पर चर्चा चलता रहता। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा। हमने कशीदगी के दिनों में भी बहुत सारी झूठी खबरें देखी, फिर उसके बाद अब खेल के मैदान में भी उनको सुकून नहीं आ रहा। देखें हिफ्ज़ा, इंडियन मीडिया अकेला नहीं है, उसमें BCCI बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि सुबह 9 बजे के करीब तकरीबन ये खबरें आई थी, फिर हमारे मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दी, हमने भी चलाई। उसके बाद BCCI खामोश लंबी तान कर सोया रहा, जब तक शाम को जाकर उन्होंने फिर इसकी वजाहत की है और तरदीद की है, अपने मीडिया पर तनकीद भी की है, हमने ऐसी खबर नहीं दी है। माजी में बहुत से तजर्बात ऐसे हैं कि BCCI ख़ुद जो है अपने मीडिया को न्यूज़ देता है और ख़ुद चेक करता है टेम्परामेंट पाकिस्तान का भी और क्रिकेट का भी, के इस हवाले से ख़ुद दी जाती हैं खबरें ताकि उनका मीडिया दें। तो पर इस पे रद्द अमल किस किस्म का होता है? चैम्पियन ट्रॉफी के दौरान भी ऐसा ही होता था और इससे पहले भी अगर माजी में अगर चले जाएँ 2004 जब से 14 साल के बाद टीम आई थी भारत की यहाँ पे, उस हवाले से लेके बाद में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी टूर्नामेंट हुए, कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया जो है वो बेपरखी उड़ाता रहता है। उसी का ये कि जिंदा सबूत है कि सुबह सुबह उन्होंने कह दिया कि एशिया कप में भारत ने, और फिर वर्बली हमने बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि एशिया कप में नहीं खेलेंगे। बल्कि इससे भी 2 कदम आगे चले गए कि मोहसिन नकवी को के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की वजारत के, उनके अंदर हम कैसे खेल सकते हैं। अब सोचना
रवैया है। इससे पहले आपको याद होगा ये जब जंगी जुनून का मुजाहरा किया था, उन्होंने तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ उनके मीडिया ने कब्जा भी करवा दिया था। और ये बहुत नहायत अफसोसनाक ट्रेंड है। और अगर कहीं BCCI ऐसा फैसला करेगा भी फ्यूचर में जाके एशिया कप के हवाले से, तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसके साथ UAE, अफगानिस्तान और कितनी टीमें हैं जिन्होंने ICC से फंड्स लेने होते हैं, अपने मुल्क में क्रिकेट को प्रमोट करना होता है। बिल्कुल यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? इसके साथ साथ जैसे कि PSL का अब दोबारा से बकिया मैचेस जो हैं उनके खेलने का सिलसिला शुरू हुआ और हमने इसमें अपने अफवाज को जो है वो खराजे तहसीन भी पेश किया। पहले मैच में हमने देखा कि जो आर्मी की है उसको हमने अफवाज को हमने खराज तहसीन पेश किया। कल हमने पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इस हवाले से इनेकाद भी किया गया, सिंगर्स भी मौजूद थे, एक प्रॉपर सेरेमनी हुई पहली इनिंग्स के बाद। तो आप इस हवाले से क्या बताएंगे? देखें हिफ्ज़ा, जब और जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है तो उनकी जो इंडियन सरकार है उसके साथ साथ जो इंडियन मीडिया है वो भी रंगबाजियाँ शुरू कर देता है। सितंबर में होना एशिया कप, उससे पहले एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि इंडिया की टीम जो एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी। जैसा कि जाहिद साहब ने बताया कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो यकीनी तौर पर उसने ये चीज़ें एक मुहिम बनाने की कोशिश की होगी कि रिएक्शन क्या होता है अवाम का और पाकिस्तान की जानिब से। तो यकीनी तौर पर इस तरह एक बार फिर इंडियन मीडिया ने उनका साथ दी और ये खबरें चलाई कि इंडियन टीम अब इसमें हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि जो जून में वीमेंस का इमर्जिंग कप होना श्रीलंका में, उसमें भी भारतीय टीम शिरकत नहीं करेगी। इसके साथ साथ क्रिकेट के साथ हॉकी का भी एशिया कप होना जिसकी मेज़बानी भारत ने करनी है। तो जो अब मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि दोनों मुल्कों के दरमियान खेलों के मुकाबलों का दोबारा से आगाज़ हो सके। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक कोशिश की कि किस तरीके से इस मुहिम को अभी से शुरू किया जाए ताकि जो रिएक्शन था वो मालूम किया जाए। और मुझे ये लगता है कि इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पहले इंडियन हुकूमत ने जंग के हवाले से अपना इस्तेमाल किया, इस बार BCCI उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यकीनी तौर पर जो हक़ाइक़ वो सामने यकीनी तौर पर बहुत जल्द आ जाएंगे। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज हमेशा ने खेलों को सपोर्ट करने के हवाले से सामने आए, जैसा कभी आपने जिक्र किया PSL का। तो हमने साबित किया कि हम पूरी कौम इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद यकजान है। हमने जिस तरह जंगी महाज पर इंडिया को हराया, इस तरह खेलों के मैदान में भी यकीनी तौर पर उनको हराएंगे। एक तरफ IPL हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप रंग देखेंगे PSL में जो जमे हुए हैं। पूरी दुनिया को से एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान हर हवाले से हकीकत पर मबनी अपना चीज़ें सामने लाता है। उनका जो मौक़िफ़ होता है बिल्कुल जानदार और मुस्बत होता है। इस तरह खेलों के मैदान में भी हो चाहे सियासत के मैदान में, पाकिस्तान ने हर दफ़ा पूरी दुनिया पे साबित किया कि हम सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। बिल्कुल, और इस तरह की सिचुएशन में हम भरपूर मुकाबला करेंगे। अपनी अफवाज के शाना बशाना है, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो या फ़ज़ाइया हो, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। सलीम साहब, कल का मैच तकरीब भी शानदार थी, इसके साथ साथ कल का मैच जो है वो भी 13 ओवर्स तक महदूद हुआ, लेकिन फिर हमने देखा कि कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी का बिस्तर गोल कर दिया। कहाँ पर गलतियाँ हुई पेशावर ज़ल्मी से? फिर उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के जो कह लें कि फ्रेंचाइज ओनर है उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि अब एक बड़ी चेंजेस होंगी इसके बाद नेक्स्ट सीजन में। क्या एक्सपेक्टेड है चेंजेस? दो बड़े पक्के दोस्त हैं, रिजवान और बाबर, दोनों की टीमें बाहर हो गई। और हालांकि रिजवान की टीम में जो मैच हुआ था मुल्तान का पेशावर के साथ, बड़े लोगों ने उस पर फॉर्मर क्रिकेटर ने बासित अली, कामरान अहमद सवाल उठाए थे उस मैच में, लेकिन फिर भी ज़ल्मी की टीम आगे जा नहीं सकी। परफॉर्मेंस बहुत खराब, बॉलिंग उनकी शुरू से ही क्रिटिसाइज हो रही थी कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल के मैच के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, ज़ल्मी से आप क्या समझते हैं? क्या टॉस में उनसे गलती हुई एक बार फिर से? देखें, जो कल का मैच था ना, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मसाइल हों, PCB के अपने मसाइल हों, क्योंकि कल का मैच था, बारिश आई, आंधी आई और फिर उसको 7+7 गोया कि 14 ओवर उसके कम कर दिया गए। ये ठीक है कि उसमें तकरीब भी थी, आतिशबाजी थी और बजा तौर पर हम जो है अपने मुसल्लह अफवाज को भी जो ट्रीट दे रहे हैं और कल भी फ़ज़ाइया का दिन था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि म्यूज़िक के फंक्शन भी थे, कोशिश अगर की जाती उसको मैनेज किया जाता, क्योंकि जितना अहम मैच था दोनों टीमों के लिए, इसलिए अगर ज़्यादा ओवर्स होते या पूरे ओवर्स कराने में अच्छे होते तो देखने वाले को भी मज़ा आता और कम अज़ कम उसको 13 ओवर्स तक महदूद ना ज़्यादा
चांस होता टीमों के पास, ज़ल्मी के पास भी और लाहौर कलंदर के साथ भी। लेकिन जितना मैच हुआ वो, क्योंकि ज़ाहिर है हमने भी देखा, तो वन साइडेड मैच था। ज़ल्मी किसी मौके पे भी नहीं लगा। जो टीम 4 कैचेस ड्रॉप कर दे, और जो मोहम्मद हारिस ने कैच ड्रॉप किया उसको तो कमेंटेटर्स ने करार दे दिया कि आसान तरीन कैच था दुनिया क्रिकेट का जो हारिस ने ड्रॉप किया, अब्दुल समद ने ड्रॉप किया, साइम अयूब ने ड्रॉप किया। 4 कैचेस ड्रॉप किए और उनके बॉलर्स ने एक्स्ट्रा रन्स दिए, फिर मिस फील्डिंग हुई, तो बहुत कुछ था। यूँ कहना चाहिए कि इस इवेंट को अगर देखा जाए PSL को, लाहौर कलंदर्स ने भी कोई आउट क्लास खेल पेश नहीं किया, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो ये डिज़र्व ही नहीं करते थे पेशावर ज़ल्मी वाले कि प्ले ऑफ में पहुँचते और कोई मुआवजा हो जाता और प्ले ऑफ में जीत के आगे आ जाते। तो बहुत मायूस किया। पहले अच्छा खासे रन्स बनवा दिए और उनके ओपनर बहुत अच्छे खेले लाहौर के। उन्होंने हालांकि जो 149 रन्स थे, मैं समझता हूं कि मेरे नुक्ता नज़र में वो चेजेबल थे। इतना बड़ा स्कोर नहीं था। एक मौके पे तो लगता था जब इब्तदाई 6 या 7 ओवर्स का गेम हुआ तो लगता था 170-80 तक ये टीम स्कोर बनाएगी। 149 तक था। पिच ऐसी थी, चेज़ किया जा सकता था। इनकी बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद हारिस ने वही गलती की, जितनी देर वो पिच पे रहे गेंद उनके बल्ले पे ही नहीं आ रही थी। साइम को देख लें, एक मौके पे साइम अयूब ने उनको समझाया कि सिंगल ले लें, एक मौके पे बाबर उनको समझाने गए कि ज़रा आराम से खेलो, और एक मौके पे सलमान जिन्होंने 4 विकेटें ली हैं उन्होंने अभी अपनी गेंद थ्रो नहीं की थी और मोहम्मद हारिस साहब जो है वो क्रीज छोड़कर बाहर आ चुके थे। तो वो गलतियाँ जो पहले दिन से करते हैं मोहम्मद हारिस, वो बार बार कर रहे हैं। अब क्योंकि T20 के लिए टीम अनाउंस होनी है, रिजवान का ज़ाहिर हम बार बार कह रहे हैं जी हो सकता है रिजवान को T20 में ना लें, बाकी विकेट कीपर कोई सामने राहुल नज़ीर ऐसा दिखाई देता नहीं, हो सकता है कि मोहम्मद हारिस फिर टीम में शामिल हों, लेकिन इनको अपनी बेसिक्स जो हैं, जो गलतियां हैं वो दूर करनी पड़ेंगी। हिट विकेट हो गए साइम अयूब, मैक्स ब्रियांट अगली गेंद पर आउट हो गए। 3 विकेटें जब गिर जाएंगी तो अकेला बाबर आजम, जिस पे हम बार बार तनकीद करते हैं, एक एंड पे तमाशे देख रहा था, कोई बोल्ड हो रहा है, कोई कैच हो रहा है, कोई हिट विकेट हो रहा है। तो बड़ा अफसोसनाक था, वन साइडेड मैच था जो लाहौर के अंदर। बिल्कुल टीम परफॉर्मेंस होती है और हर प्लेयर को यूसुफ अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना होता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर कल यकीनन जैसा कि उन्होंने भी कहा कि लाहौर कलंदर्स ने आउट क्लास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ज़ल्मी ने बहुत जगह गलतियां की और शायद इसीलिए उनके ऑनर्स की जानिब से भी ये कहा गया कि हम चेंजेस करेंगे, तो काफ़ी जगह पे चेंजेस की जा सकती हैं। देखिए हिफ्ज़ा, चेंजेस की यकीनी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। अब ना सिर्फ उनको खिलाड़ियों बल्कि टीम इंतज़ामिया भी मेरे ख्याल में उनको अब चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। और कल तो यूँ लग रहा था जैसे उनकी खिलाड़ियों के दरमियान कैच छोड़ने का मुकाबला हो रहा है। कोई भी फील्डर ये कोशिश ही नहीं कर रहा था वो कैच पकड़े, बल्कि हर कोशिश हो रही कैच को छोड़ा जाए। अब्दुल समद थे जिन्होंने कुछ बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस दी फील्डिंग के दौरान, और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लाहौर कलंदर ना गो कि उनका आगाज़ बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में थोड़ा वो स्लो डाउन हुए। फ़खर जमान भी थोड़ा आखिर के ओवर में इतने ज़्यादा वो मुस्तैद नहीं दिखाई जितने उनके बारे में मशहूर है। आसिफ अली ने अच्छी इनिंग्स खेली। मजमूई तौर पर उन्होंने पैचेस में अपनी ये जो T20 का था एक शो, इसको 13 ओवर तक महदूद किया गया था बारिश की वजह से। उसमें बेहतर प्लानिंग के साथ वो मैदान में उतरे थे। पेशावर ज़ल्मी की तवक्कुआत का मरकज़ बाबर आजम और साइम अयूबी यकीनी तौर पर थे, उनसे भी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो पाई। तो यकीनी तौर पर लेकिन यूसुफ सब टीम को अपना अपना जो है वो पार्ट प्ले करना चाहिए हर प्लेयर को। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं? आप इससे पहले टीम के हवाले से बात कर रहे थे, स्पेशली लाहौर कलंदर्स में कल सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग की, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? सलमान मिर्जा बिल्कुल बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, और वो लाहौर कलंदर का जो एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी वो दरियाफ्त है। लाहौर में इसी तरह से ये हारिस रऊफ भी वहीं से आए थे, तो उनके पास पोस्टर बॉयज उनको मिल जाते हैं हर साल, कुछ इस तरह के प्लेयर। ये तो 3 साल पहले खेल भी चुके हैं PSL के, गालिबन 2 मैच खेले थे, लेकिन चूंकि हारिस, शाहीन, जमान ये खेल रहे होते हैं तो इनको इतने मौके मिल नहीं रहे होते। इनको लाहौर कलंदर ने जिम्बाब्वे भी भेजा था, वहाँ डोमेस्टिक सीजन खेले, फिर वेस्ट इंडीज भी गए। ये तो पूरी अच्छी तरह सलाहियतें इन्होंने अपनी बनवा ली हैं, अच्छे एक मजे पे बॉलर कर लग रहे थे। और आपने देखा होगा बड़े अरसे बाद हमने इस तरह के मनाजिर देखे कि 2-2 विकेटें उड़ती हुई जा रही हैं। पहले हिट विकेट किया, बाकी 3 उन्होंने बोल्ड किए, तो कमेंटेटर भी बड़ी इनकी तारीफ कर रहे थे। तो जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। शाहीन भी कल बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे। और बैटिंग में अगर हम जाएं तो फखर जमान ने नो डाउट जिस तरह शुरू से ही उन्होंने मारदाड़ शुरू की, एक बना दिया था उन्होंने टेम्पो और बड़े स्कोर की तरफ। क्योंकि जिस वक्त मैच शुरू हुआ था 13 ओवर का हुआ था, तो जहां जिनके साथ में मैच देख रहा था तो हम लोगों की यही राय थी कि अगर 150 रन होना तो ये मैच लाहौर जीत सकता है, और इत्तेफाक से वैसे ही हुआ। क्योंकि 13 ओवर का अगर मैच हो 150 रन करना इतना आसान नहीं होता। शुरू से ही आपको एक लंबी एवरेज की तरफ जाना पड़ता है। तो सबको पता है
कि बाबर किस तरह से खेलते हैं। शुरू में थोड़ा उनको टाइम चाहिए होता है, लेकिन 13 ओवर में तो टाइम होता ही नहीं, क्योंकि एक मैच में वो अच्छा खेले थे। साइम हिट विकेट हो गए जिस तरह से, बड़े अजीब अंदाज में वो आउट हुए। फिर जिस तरह उनकी फील्डिंग थी, अगर हम देखें पेशावर की, तो यूसुफ साहब ने भी अभी जिक्र किया, इतने कैच छोड़ के क्या आप जीतोगे। तो यही हुआ। और अब देखें कि अब लाहौर को मौका मिल गया। लाहौर के लिए अच्छी चीज ये है कि अब सारे जो मैच है उनके अपने होम ग्राउंड पर होंगे, तो एक परफॉर्मेंस और बेहतर करने का उनको मौका मिलेगा। ज़ल्मी का इस लिहाज से थोड़ा अफसोस है कि ज़ल्मी की टीम वो टीम है कि PSL का 10वां एडिशन है ये, और 10 में से जो 9 एडिशन है हमेशा ज़ल्मी की टीम सेकंड राउंड में जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ। उनके जो ओनर है जावेद आफरीदी, हर साल करोड़ों रुपए टीम पर खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा मायूस कुन था। इसीलिए उन्होंने कहा बड़ी तब्दीलियां होंगी, यकीनी तौर पर कोचिंग स्टाफ में भी नजर आएंगी, टीम में भी नजर आएंगी, हो सकता है कैप्टन में भी, क्योंकि अगले साल अब हमें बहुत सारे चेंजेस एज ए कैप्टन भी हमें नजर आएंगे कि बाबर, रिजवान, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, क्या वो अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे एज ए कैप्टन, ये भी बड़ा कुछ होगा। तो अभी तो बहुत टाइम है। सलीम साहब, टीम के हवाले से नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस होंगे, क्योंकि एक 10 सीजन कंप्लीट हो गए, 11वें सीजन में और भी बहुत से चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं। डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा आज PSL में लीग मैच का आज आखिरी लीग मैच है इस्लामाबाद वर्सेस किंग्स का। आपको क्या लगता है कोयटा के खिलाफ कौन सी टीम खेल पाएगी? आज का मैच कौन जीतेगा? देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों टीमें तगड़ी जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद की जो मुसलसल शिकस्तें हुई ना, उससे एकदम से उनका मोरल थोड़ा पीछे गया होगा। उनका यार अच्छा खासा इतना ऊपर जा रहे थे, 5 मैच जीते, उसके बाद 4 मैच लगातार हार गए, फिर भी पहुंच गए। मजे की बात ये है कि आगे अगले राउंड में ये तो उनकी लक इधर दे गई। लेकिन इसका देखें फायदा उनको ये हुआ होगा कि शादाब जो इंजर्ड जा रहे थे, अब वो मेरे ख्याल है फिट हो गए होंगे, वो आएंगे। फिर अब इतनी सारी जो शिकस्तें हुई उसके बाद इनको मौका भी मिला, अपने आप को रीग्रुप करने का मौका मिला होगा, आकर खेलेंगे, तो होपफुली इनकी तरफ से भी बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी। और कराची की टीम तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। खासतौर पर अगर हम देखें तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा डेविड वार्नर को कि जिस तरह वो टीम को लेकर चल रहे हैं, ना सिर्फ एज अ बैट्समैन बल्कि एज अ कैप्टन भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जिस तरह वो मुश्किल सूरत-ए-हाल में वापस आए, हालांकि उनके कई हमवतन नहीं आए, वो आए और खेले और उन्होंने अपनी टीम को अगले राउंड में पहुंचाया। अब यकीनन फिर उनकी कोशिश होगी कि अगले एक और मैच जितवाएं, ताकि उसके बाद उनके पास चांस होंगे, डबल चांस मिल सकता है। और मैंने सुना है कि टिम सैफर्ड भी आ चुके हैं, तो मुझे तो कराची की टीम ही फेवरेट लग रही है। लेकिन वही बात जो कही थी कि इस्लामाबाद के गैप के बाद आ रहे हैं, हारने के बाद आ रहे हैं, उनको भी खुद को साबित करना है, तो हो सकता है तगड़ा मैच हो। साथ में जुल्फिकार बेग को आपने आज कॉल नहीं मिलाई, आज तो मिलानी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए कि वेदर कैसा है, क्योंकि सुना यही है कि शायद आज भी बारिश का इम्कान है। बिल्कुल, वक्त की कमी का सामना है, वरना हम जुल्फिकार से ज़रूर पूछते हैं कि आज वहाँ पर मौसम के हाल क्या होंगे। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। PSL खेला जा रहा है और अब आज आखिरी लीग मैच भी खेला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जब PSL ख़त्म होगा उसके बाद बांग्लादेश की टीम के साथ सीरीज़ भी है, तो टीम स्क्वाड क्या होना चाहिए, इसके हवाले से भी मुशावरतें की जा रही हैं। फिर इसके साथ साथ अहम मुलाकातों में PCB हुकाम की जानिब से प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ज़ेरे बहस है, उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो इस हवाले से क्या लगता है, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या फ़ैसला साजी की जाएगी? और फिर स्क्वाड के हवाले से सबको इस वक्त इंतज़ार है कि T20 स्क्वाड क्या होगा बांग्लादेश के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हमारे जो ज़राए वो बताते हैं कि इनके जो मंथली इनको मुआवजा मिलता है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, वो सेम ही होगा। अलबत्ता चंद प्लेयर्स हैं, सलमान आगा हैं, साइम अयूब हैं, उनको तरक्की मिल सकती है। अलबत्ता इन पर गौर करना होगा क्योंकि ए ग्रेड में मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शायद शाहीन भी ए में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो अपनी टीम के इंतखाब का कहा है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो वहाँ पे 2 मैचेस खेल चुकी है, 1 मैच का इजाफा भी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तान में होना था 25 को मैच वो आगे कर दिया गया, तो इसलिए 3 मैचों की सीरीज़
खेलने के बाद आएगी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में। उनके एक प्लेयर पहले आ रहे हैं, मेहदी हसन, जो कि लाहौर कलंदर्स में इजाफे का सबब बनेंगे। और जो टीम यहाँ पे मुंतखब की जाएगी, जो अभी तक PSL हुई है, लगता तो यही है बज़ाहिर के साहबज़ादा फरहान जो है, साइम अयूब हैं, उनके साथ फ़ख्र जमाएँ ओपनिंग में आ जाएंगे। और फिर सबसे ज़्यादा हसन नवाज़ ने ख़ास तौर पर PSL में आपको याद होगा मुतासर किया। 3 मैचों में उन्होंने फतह में अहम किरदार अदा किया, जबकि लगता था कि कोयटा ग्लैडिएटर हार जाएगी। बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया और हसन अली दोबारा फॉर्म में दिखाई देते हैं, फास्ट बॉलिंग तो तगड़ी है अब्बास आफरीदी के साथ। हसन के तो हमेशा से कैचेस छूटे हैं जाहिद साहब, हाँ लेकिन 3 कैचेस। हाँ लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ कि हसन अली बहुत अच्छा उम्दा बॉलिंग की। नए प्लेयर्स में अब्बास आफरीदी जो पहले भी खेल चुके हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और टीम कम्बिनेशन बनाते हुए शाहीन अफरीदी भी टीम में होंगे, तो लगता ही है इब्रार और शादाब क्योंकि अच्छा खेले फिटनेस से पहले, 2 इनके पास स्पिनर्स होंगे। अब लगता नहीं है कि बहुत से ज़्यादा तजर्बे करेंगे। नए प्लेयर्स को चांस काफ़ी हद तक, खुशदिल शाह जो है ये PSL बहुत अच्छी खेले हैं। इरफान नियाज़ी ने कोई मैच बहुत अच्छा खेला, कहीं पे बहुत ज़्यादा मायूस किया। तो ओवरऑल अगर 13-14 प्लेयर बनाए वो तो हर कोई बना सकता है। अब देखना ये है कि कितने रुकनी स्क्वाड ऐलान किया जाता है। अलबत्ता हमारे ज़राए मुताबिक आकिब जावेद, माइक हैसन और सलमान आगा वगैरह इनकी मीटिंग, इब्तदाई मीटिंग हो चुकी है इस पर टीम और देखना है कि यंग प्लेयर्स के साथ सीनियर्स का भी जो है वो इम्तजाज होगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ नए टैलेंट को तो चांस देना है, लेकिन उसके साथ साथ सीरीज़ भी जीतनी है। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आऊँगी, अगर दीगर खेलों को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाए प्रोग्राम में जाते जाते। रुस्तम में पाकिस्तान के लिए 10 लाख का इनाम किया गया है और इसकी सेमीफाइनल जुमे को फैसलाबाद में खेला जाएगा। जी फिजा, बिल्कुल। हॉकी के बाद रेसलिंग वाद खेले जिसमें पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा मेडल जीत रखे हैं। और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन मैट रेसलिंग के साथ साथ देसी कुश्तियों को भी मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कोशिश है। इसलिए चंद माह पहले यहाँ पर ये रुस्तम पाकिस्तान दंगल का ऐलान किया गया था। उसका मरहलावार में जो मुकाबले थे मुख्तलिफ शहरों में किए गए। अब सेमीफाइनल मरहला आन पहुँचा, जो जुमे को 23 मई को फैसलाबाद में होगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर वापडा और आर्मी के पहलवान आसफ, अदनान, तैयब और गुलजार के दरमियान ये सेमीफाइनल होंगे। और इसकी जो मजमूई रकम है वो 30 लाख रुपए है, जिसमें से जो फाते होगा, जो रुस्तम पाकिस्तान बनेगा, उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। आप यकीनन हर खेल को फ़रोग़ देना चाहिए और आगे आने का मौका भी देना चाहिए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।